नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। फिर एक नया केस देखते हैं। ये जो केस है 50-52 साल की एक महिला है और ये पहले भी कई बार मुझसे दवाई ले जा चुकी है और हर बार इसको आराम आता है, इसलिए कभी भी ये दोबारा लौट कर आती नहीं है, बहुत बहुत दिनों के बाद आती है। और पिछले 10 वर्षों में इसने केवल 6 या 7 बार ही मुझसे दवाई ली है। तो इसको भी वैसे हम देखा जाए तो होम्योपैथी के हिसाब से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ही कहेंगे, क्योंकि आप जानते बाकी समय तो हम क्या देते हैं। तो ये 5 मई 2012 को ये मैं केस लिया था और आज अप्रैल 2020 में मैं ये केस का वीडियो बना रहा हूं। तो रोगी के बाएं गाल के अंदर कुछ गांठ बन गई है। रोगी बताती है, जी मुझे इसके कारण जलन हो रही है, दर्द और बेचैनी रहती है। रात में जब भी आंख खुल जाए तभी बेचैनी शुरू हो जाती है। फिर मैं पानी भी पीती हूं तो अभी जलन में आराम नहीं आता है। अब ये जो कुछ बोल रही है, रोगी थोड़ी सी घबराई हुई प्रतीत हो रही है। अब ये सब बताकर वो चुप हो जाती है, जैसे तो उसने अपना पूरा केस दे दिया है। पर इतने केस से मैं दवाई नहीं चुन सकता, या अभी मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं, या आज की डेट में इतना नहीं समझ पाया हूं कि मैं इसको ये दवाई दे दूं, इसलिए मैं इसलिए बात को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं कहता हूं कि इन सब बातों से फिर आपको क्या समस्या लग रही है? मतलब जलन ही ज्यादा है, मतलब सिर्फ इसको परेशानी की ज्यादा है, या डर ज्यादा है, या आगे कुछ फ्यूचर का है, कुछ उसके बातों से झलक तो रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे अगला। रोगी बड़ी डरी डरी सी हंस रही है, जैसे अपने डर को हंसकर उड़ा देना चाहती है। अर्थात जो कोई विचार उसके मन में डर को जन्म दे रहा है, वह उस विचार को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहती है। मतलब उसका मन यह मानने को तैयार नहीं हो पा रहा है कि उसको कोई खतरनाक रोग है, हालांकि उसको लग रहा है कि खतरनाक है ये, जो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। पर अपने मन में ये विश्वास नहीं बिठाना चाहती कि उसका रोग खतरनाक है। यानी मन को वो हल्का फुल्का रखना चाहती है, मतलब सत्य से बचना चाहती है वो। तो ये जो बचना चाहते, इसीलिए जो भी कुछ ऊपर सब बताया है उसने, इसीलिए वह स्वयं को ही तसल्ली दे रही है कि नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे वो नहीं है, वो खतरनाक नहीं, वो कैसे हो सकता है, मुझे कैसे हो सकता है। तो वो उस पर अंदर से मन उसका कह रहा है कि नहीं वो ही है। पर जब उसको लगता है वही है तो एकदम डरती है, तो फिर कहती है नहीं नहीं, मुझको नहीं हो सकता, मुझे कैसे हो जाएगा, अरे ये तो थोड़े दिन की तो गांठ है, ऐसे कैसे हो जाएगी, ऐसे इतनी गांठ कोई ऐसे थोड़ी होती। तो ये खुद ही तसल्ली दे रही है अपने को, डर से के कारण। अब वो आगे बताती, समस्या यह है जी, मेरा दिमाग वो सीधा कैंसर पे जाता है। तो हाथ को ऊपर हवा में उठा उठा कर कह रही है जैसे तो कैंसर उससे बहुत दूर की चीज है, वो उसके पास नहीं आ सकता। साथ ही अपने डर को हंसी में भी उड़ा रही है। मतलब ऐसे हंसी में उड़ाते तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, तो अपना मनोबल बढ़ा रही है कि नहीं नहीं घबरा नहीं, तेरे को कैंसर नहीं है। पर अंदर से इसको मालूम है कि वही है, मतलब स्वयं को तसल्ली दे रही है। आगे बोलते ही, लोग कहते हैं ना कि जीभ में कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब जी मैंने तो कभी ऐसे कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो मुझको तो नहीं, मुझको कैंसर नहीं हो सकता, मैं तो पान भी नहीं खाती हूँ, तंबाकू गुटखा मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो जाएगा। तो बार बार ये कैंसर की बात आ क्यों रही है फिर बीच में? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उसके अंदर से दिमाग में यह है कि कैंसर है, पर उसको जब डरती है तो कहते नहीं है। मतलब उसकी बुद्धि तो कह रही है कि उसको कैंसर है, परंतु वह अपने आप को तसल्ली दे रही है कि नहीं, उसको कैंसर नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो वो आगे कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। नहीं नहीं, अरे अब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जी, नहीं नहीं हो, खैर कैंसर तो नहीं हो सकता मुझको, कैंसर अच्छा चलो हो भी गया तो क्या, आप तो हो ना। अब ये सब खुद ही बोले जा रही है, खुद ही बुड़बुड़ाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसमें दहशत बहुत ज्यादा है कैंसर को लेके, इसलिए वो खुद को ही एश्योर करे जा रही है कि नहीं कैंसर नहीं है, हो गया तो डॉक्टर साहब हैं, ये है वो है। तो इतना सा ये केस है।
अच्छा, तो मैं इससे आगे पूछा, अच्छा क्यों कैंसर क्यों नहीं हो सकता आपको? अरे हो तो किसी को भी हो सकता ना, अरे आपको क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, आप डॉक्टर साहब आप, नहीं नहीं कैंसर नहीं है। अब ये हंस हंस कर बता रही है, परंतु अपने हाथ को, ये जो गांठ है वहां से इसका हाथ हट नहीं रहा है। इसका मतलब कैंसर का डर बहुत ज्यादा है, पर उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है इसके अंदर। अच्छा चलो, अब होगा तो होगा, आप जानो, आप जानो, आप तो ठीक कर ही दोगे ना। अच्छा भाई, जब आपको मालूम है कि आपको कैंसर नहीं है, तो फिर आपको इतना ज्यादा टेंशन क्यों हो रहा है? मैं उससे पूछता हूं। अब वो बहुत सीरियस होकर जवाब देती है, अजी ये हल्की हल्की सी जलन, दर्द और बेचैनी सी रहती है, इसके कारण मन में बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि ये क्यों हो रही है। अब यहां पर रोगी उसका कारण जानने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि वह स्वयं से, अन्य किसी विशेषज्ञ से ये सुनना चाहती है कि उसको कैंसर नहीं है। ये कंफर्म करना चाहती है वो। अगर मैं उसको कह दूं तेरे को कैंसर नहीं है, तो फिर उसकी समस्या 80-90% ठीक हो जाएगी, टेंशन हट जाएगी, बीमारी नहीं जाएगी। अच्छा चलो, अच्छा टेंशन है आपको, हाँ हाँ हाँ, अब ये क्यों हो रहा है? आप तो देखो डॉक्टर साहब, अच्छा दर्द, वो अपनी 2 अंगुलियों को ऊपर नीचे करके मुझे समझाती है कि ऐसे ऐसे दर्द होता है मुझको। तो ये पल्सेटिंग पेन कहते हैं इसको। तो वो ज्यादा नहीं, पर जलन और धड़कन सी हो रही है अंदर, उसी से टेंशन है। अब रोगी चुप होकर सीधा बिल्कुल टकटकी लगाकर मेरी तरफ देखे जा रही है कि मैं उसको अब क्या जवाब देता हूं। तो उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं जैसे तो वह सुनना चाह रही है कि आपको कैंसर नहीं है। तो मैं इससे आगे पूछता हूं, इसके कारण आपको कुछ खाने पीने में कोई दिक्कत महसूस होती है क्या? नहीं नहीं, खाने पीने में कोई समस्या दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो बोलने का अंदाज है ये है कि दिक्कत नहीं है, तो कैंसर तो है ही नहीं। तो फिर कैंसर की बात बार बार क्यों कर रही है ये? तो इतना छोटा सा, हार्डली 1.5 मिनट का ये केस है। तो इसके कुछ रूब्रिक बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। स्टार्टिंग विद ए प्रिक ऑफ नीडल, फियर कैंसर ऑफ, फियर डार्क ऑफ, लाइट डिजायर फॉर, रिलीजियस अफेक्शंस, फियर सफरिंग ऑफ। ये कुछ रूब्रिक मैंने लिए हैं। तो इनमें कॉमन दवाइयां हैं कैलकेरिया, स्ट्रामोनियम, कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस और नाइट्रम्योल, जो ज्यादातर रूब्रिक को कवर करती हैं। तो केवल कैलकेरिया ऐसी है जिसमें 6 के 6 रूब्रिक कवर होते हैं, और बाकी 4 दवाइयां ऐसी हैं जिनमें 4-4 रूब्रिक कवर होते हैं, 2-2 नहीं होते, किसी में कोई सा, किसी में कोई सा। तो इसलिए इसके आधार पर मैंने इसको कैलकेरिया कार्ब दी है। और कैलकेरिया कार्ब की जो पर्सनैलिटी होती है वो इस किस्म की होती है कि उसको डिस्कम्फर्ट नहीं सहने की इच्छा होती, उसमें टॉलरेंस नहीं होती है डिस्कम्फर्ट के प्रति, वो लग्जरियस लाइफ लेना चाहता है, इसलिए वो सेल्फिश होता है, इसलिए वो, और खुद को वो बड़ा विशेष समझता है कि मैं कुछ खास औरों से अलग हूं, और अलग दिखना भी चाहता है। दिखना किस सेंस में कि सब लोग उसको रिच समझें, ऊंचा समझें, बड़ा समझें, महान समझें, विशेष समझें। तो उस किस्म का उसका प्रेजेंटेशन भी होता है। अगर लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा, तो फिर वो कुछ खर्चा पानी करके भी, अपने एक शो ऑफ करके, नाटक करके भी दिखाना चाहता है कि वो सबसे अलग ऊंचे किस्म का आदमी है वो। तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। उसी सारी टोटल पर्सनैलिटी को देख के ही ये इसको मैंने कैलकेरिया कार्ब वैसे ही डिसाइड ही कर ली थी 1 सेकंड में, पर आपको समझाने के लिए रूब्रिक भी मैंने बनाए। तो अभी मैं इन रूब्रिकों की व्याख्या आपको करके बताता हूं। रूब्रिक मैं आपको समझाता हूं। पहला रूब्रिक हमने लिया है स्टार्टिंग विद ए प्रिक ऑफ नीडल। इसका मतलब हुआ कि एक सुई की नोक चुभने भर से एकदम ये हो जाता, पता नहीं क्या हो गया। तो प्रिक ऑफ नीडल कितनी होती है? एक सुई जरा सी चुभ जाए तो कोई जख्म नहीं होते, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही होती, मतलब उससे कोई फ्यूचर कुछ नहीं होने वाला होता। तो प्रिक ऑफ नीडल का मतलब है एक मामूली सी परेशानी,
तो वो मामूली सी परेशानी भी आते ही ये एकदम घबरा उठता, अरे ये तो शुरू हो गया, अब क्या होगा। तो फिर स्टार्टिंग माने चौंक गया कि ये क्या हुआ, और अब उससे बचने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये फिर कुछ काम करने लगता है। काम का मतलब है जो भी, जिस किस्म की भी समस्या आई है उसके सॉल्यूशन के लिए, उसका हल निकालने के लिए कुछ ये करता है। जैसे अभी इसको गांठ बनी है, कैंसर की गांठ नहीं है हालांकि, फिर भी ये घबराई हुई है और घबरा के मेरे पास दौड़ी आई है। तो इसको कहते हैं ये गांठ प्रिक ऑफ नीडल है, और जो चौंक गई है और उसने आके एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि मेरे पास आके इलाज करा रही है। तो ये हुआ स्टार्टिंग। तो अब ये क्या कह रही थी, परेशानी अभी कुछ ही दिनों से है, तो कुछ ही दिनों से तो इसमें घबराने की क्या बात है, पर इसी से इतना ज्यादा घबरा गई है। तो अब आपको समझ आया, एक ऐसा किसी भी केस में हो सकता है, अलग अलग किस्म की घटनाएं होती हैं अलग अलग लोगों की जिंदगी में। तो पर आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रिक ऑफ निडल पे आप इसका जो भाव अभी मैंने आपको समझाया है, जो फीलिंग समझाई है, अगर ऐसी फीलिंग किसी और घटनाओं के सिलसिले में भी मिलती है तो फिर आप कैलकेरिया कार्ड बड़ी आसानी से बहुत ही डेफिनेट रिजल्ट की उम्मीद करते हुए लगा सकते हो। फियर कैंसर ऑफ। अब यहां तो रोगी सीधा ही कह रहे हैं मुझको तो कोई ध्यान जाता है कैंसर की तरफ, जो ये आंखें फट जाती है, जवान सूख जाती है, तो ये डर का इंडिकेशन है। यहां तो रोगी ने सीधा कैंसर की बात करी है, पर ऐसा नहीं है कि हर इंसान कैंसर की बात करेगा तो फिर हम उसको कैंसर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कैंसर जो है एक शब्द है, तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। लेकिन अब जैसे कैंसर तो एक हमारी राशि भी होती है, तो उसका कुछ अलग मतलब होता है। तो अब कैंसर से आम आदमी समझता क्या है, जो हमारा समाज है उसमें कैंसर शब्द को लेके, यानी कैंसर नाम की बीमारी को लेके क्या धारणाएं बनी हुई हैं। अब बहुत सारी धारणाएं हैं जो कॉमन है। पहला नंबर होता है कि भाई ये कैंसर माने बहुत खतरनाक। क्या खतरनाक? कुछ लोग कहते हैं भाई इसको बहुत मुश्किल इलाज होता है, बड़ा पैसा खर्च होता है, एक फीलिंग ये हो गई। कुछ कहते हैं तो लाइलाज होता है, आके आपको मार ही देता है, तो फियर ऑफ डेथ हो गया, कैंसर नहीं रहा। कुछ कहते हैं जी भाई ये कैंसर की बीमारी हो जाए तो आदमी बिल्कुल घिट घिट के पूरा तड़फ तड़फ के पूरी जिंदगी गुजारता है, तो सफरिंग, टॉर्मेंट, टॉर्चर, पता नहीं बहुत सारे रूब्रिक बन जाते हैं इसके, ऑर्डियल। तो और कुछ कहते हैं अगर किसी को पता लगा इसको कैंसर है तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो इसलिए कैंसर का डर लग रहा है कि वो समाज में लीक होगी तो क्या सोचे। तो ऐसे कैंसर से उसको डर किस चीज का है वो आपको जानना है, वो रूब्रिक है, ना कि कैंसर शब्द मरीज ने कहा तो आपने कैंसर लगा लिया, उससे दवाई नहीं बनेगी सही। फियर डार्क ऑफ, ये तीसरा रूब्रिक है। तो डार्क माने अंधकार, अंधकार का डर। तो जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको चीजें स्पष्ट दिखती नहीं है, तो दिखती नहीं है तो आपकी लाइफ कठिन होती है। मान लो कोई ब्लाइंड है, अंधा है, उसको भी दिखती नहीं है, उसकी लाइफ आपके समान इजी नहीं होती है। तो अंधेरे में भी ऐसी हमारे लाइफ जो है, जब लाइट जली होती है कमरे में तो इजी होती है। जब अंधेरा क्या होता है तो लाइट से हमको आसपास के क्षेत्र का पता लगता है और लाइफ हम आसानी से उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और तो इसका मतलब हुआ कि डार्क वो अवस्था है जो हमारे जीवन में किसी भी किस्म का दुख पैदा करने की कर देती है। जैसे आप निराश हो तो भी दुखी हो, आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं है तो भी आपके अंदर डार्क हो गया। तो अंधकार में जीवन, आप गुमनामी के अंधेरे में खो गए कहते हैं तो भी डार्क ही है, तो भी आपका जीवन उतने अच्छे से नहीं होता है। तो इसको डार्क यहां पे क्या है कि जब ये कैंसर इसका हो जाएगा, अगर ये कैंसर निकल आया तो इसका तो जीवन बिल्कुल खत्म, एकदम वो बुरी खबर नहीं सुनना चाहती कर ये फिर तो सभी कुछ गया, तो यानी सब डार्क हो गया।
तो वो नहीं सुनना चाहती, इसलिए उस अवस्था से डरी हुई है, ना कि ये कैंसर से डरी हुई है। तो फियर ऑफ कैंसर इसका प्रॉपर रूब्रिक है नहीं, पर इस केस के माध्यम से मैं आपको कैंसर के बारे में थोड़ा समझा सकता हूं, इसलिए मैंने ये इस केस में डाला है। पर एग्जैक्टली इस महिला का रूब्रिक नहीं है ये कैंसर, फियर ऑफ कैंसर। तो वो क्या कह रही है, नहीं नहीं कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो ऐसे कुछ किया भी नहीं, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। तो ये रोगी जो खिसियानी हंसी हंसी कर रही है, तो ये अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपना मनोबल बढ़ा रही है, उसको गिरने नहीं दे रही है। मनोबल गिरने का मतलब डार्क में चले गए आप, क्योंकि कैंसर शब्द जुबान पर आते ही वो घबरा जाती है और तुरंत ही कहती नहीं नहीं कैंसर नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता, हो भी गया तो आप तो हुई। तो ये फिर अपने को तसल्ली दे रही है। तो इसमें फंडामेंटली दो रूब्रिक हुए, ये फियर डार्क ऑफ एंड लाइट डिजायर फॉर। डिजायर तो अभी पीछे मैं बहुत सारे रूब्रिक, बहुत सारे वीडियोज में लाइट की बात करता रहता हूं। तो लाइट माने जहां आपको प्रकाश पाने की इच्छा हो। तो प्रकाश का मतलब होता है जहां आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए, होप हो, ऐशो आराम हो, ज्ञान हो, जहां से लाइफ आपकी कंफर्टेबल चले, वो लाइट होती है। तो यहां क्या है, अंधेरे, मतलब अंधेरा क्या है यहां पर, खराब। कैंसर जैसे खराब हालात में पड़ने का ख्याल आते ही वो एकदम घबरा जाती है, यानी डार्क का डर लगने लगता है। तो फिर अपने को ही उस अंधकारपूर्ण स्थिति में पड़ने से बचाने के लिए तुरंत ही कहते नहीं नहीं कैंसर नहीं हो सकता, यानी वो अपने को फिर लाइट में लाना चाहती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, उस बोझे को हटाओ। यह उसका स्वयं को मनोबल बढ़ाने का तरीका है। तो क्या कह रही है वो, अरे फिर कैंसर होगा तो क्या हुआ, फिर आप ही जानो, आप तो हो ही ना। तो यहां ये कहना चाहते हैं, भी उसको तसल्ली दे रही है डॉक्टर साहब, वो ठीक कर लेंगे खुद ही। मैंने उसको नहीं कहा कि तू ठीक हो जाएगी, तेरे को कैंसर नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कहा, सब कुछ वो खुद ही कहे जा रही है। तो यहां रोगी मेरा सहारा लेकर स्वयं का मनोबल बढ़ा रही है, और जैसे ही वह स्वयं से कह रही हो कि घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब तो है ना, कर लेंगे सही, कर लेंगे सही का मतलब ये लाइट डिजायर है, और डॉक्टर साहब ना हो तो ये डार्क है। मतलब डॉक्टर साहब तो हैं ही जो भी उसको खराब स्थिति में जाने नहीं देंगे। अगर कैंसर भी होगा तो घबरा मत, उसको भी ये डॉक्टर साहब तो ठीक कर देंगे। यानी यह अच्छी अवस्था, यानी प्रकाश की अवस्था में रहना चाहती है, और ये कैल्केरिया कार्ब का बहुत ही अहम लक्षण है कि वो अंधकार से घबराता है और लाइट में रहना चाहता है, ऐशो आराम में रहना चाहता है। जरा सा भी डिस्कंफर्ट आते ही वो घबराने लगता है। एक और रूब्रिक हमने लिया है, रिलीजियस अफेक्शंस। तो जो रिलीजन होता है वो विश्वास पे चलता है, वो बुद्धि से नहीं चलता है। आपको अगर आपके रिलीजन में कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही होगी, पर फिर भी आप उसको मानते रहते हो, उस पर शक नहीं करते। शक भी दिमाग में आएगा तो अपने दिमाग को फिर आप कन्विंस कराते हो कि नहीं नहीं तू गलत सोच रहा है, ऐसे नहीं सोचना। यस, अफेक्शन माने एक किस्म की वो प्यार वाला अफेक्शन नहीं है, ये अफेक्शन ये है कि जैसे एलिमेंट हो जाती हैं। तो ये विश्वास इतना ज्यादा है कि वो आपके लिए एक बीमारी जैसा विश्वास है, मतलब जरूरत से ज्यादा गलत चीजों का विश्वास कर लेना, वो रिलीजियस अफेक्शन है। अब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, कैंसर एक्सपर्ट मैं हूं नहीं, जबकि कैंसर के स्पेसिफिकली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहां खास तौर से कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। मैं साधारण सा होम्योपैथ हूं जिसको समाज बहुत अच्छा नॉलेजेबल डॉक्टर तक नहीं मानता है। पर इस महिला का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, इस घटना को देखते हुए आप महसूस कर सकते हैं। तो मेरे प्रति जो लगाव इसको फेथ के कारण आ रहा है, ये एक बीमारी की हद तक का लगाव है विश्वास के कारण। तो इसलिए इसको हुआ रिलीजियस अफेक्शन। आप तो हो ही ना, अरे मैं हूं तो क्या मैं कोई एक्सपर्ट हूं तेरे कैंसर को बिल्कुल ठीक कर दूंगा क्या? ऐसे होता है क्या? सारे केस नहीं होते हैं ठीक। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं उसकी बीमारियां ठीक कर दूंगा, इसलिए उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो रिलीजन, धर्म का आधार आस्था और विश्वास होता है, और व्यक्ति में इन्हीं आस्थाओं के कारण दूसरी
किसी भी चीज व्यक्ति आदि से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसके प्रति आदर का भाव आने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं रिलीजियस अफेक्शंस, यानी आपके ऊपर फेथ के कारण उसके प्रति लगाव हो जाना, उससे जुड़ जाना। तो एक किस्म की ये बीमारी है, क्योंकि हमेशा तर्क की बुद्धि पे खड़ा होना चाहिए। सृष्टि में जितने भी नियम है वो फेथ से नहीं चलते हैं, वो एक यूनिवर्सल हैं, शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, वो हैं ही। उनको आप मानो या ना मानो, पर नियम जो है वो है ही। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो है ही। जब तक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं ढूंढा था, तब तक क्या सृष्टि नहीं चल रही थी? चल ही रही थी ना। तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन उसको खोजने से, यानी उस लॉ को जो ऑलरेडी मौजूद है उसको समझने से, यानी इंटेलिजेंट माइंड हो गया, लॉजिकल हो गया, रैशनल हो गया, ना कि फेथ हो गया, इनको समझने से हम उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7वां रुब्रिक जो मैंने लिया था वह फियर सफरिंग ऑफ, तो यानी परेशानियां होने का डर। परेशानियां, कष्ट नहीं, भयंकर कष्ट नहीं, सफरिंग्स में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे आपको पैदल चलने की आदत नहीं है, आपको 1 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोल दिया तो बड़ी सफरिंग होती है उससे आपको। तो वो जैसे किसी ने कहा भी मैं आपके घर 5 बजे आऊंगा, अब आप 5 बजे के हिसाब से तैयार होकर बैठ गए उसको रिसीव करने के लिए। अब भाई साहब तो 6 बजे तक भी नहीं आए, आप बैठे बैठे हो इंतजार में, उसके सड़ रहे हो, भुनभुना रहे हो, चिंता लगी है क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इस दौरान जो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो सफरिंग है। तो सफरिंग बहुत ज्यादा, तो कैलकेरिया इतना भी नहीं सहना चाहता है। तो ये इसमें क्या था, कैंसर होने के कारण उसको जो भी परेशानियां होंगी उससे वो घबरा रही है। तो अब इसी रोगी के मैंने इसको कैलकेरिया का 30 की एक खुराक दी थी और बाकी रूटीन दी। तो उसके बाद ये कई बार मेरे पास आई है। 5 मई को तो 2012 को पहले दिन आई, फिर उसके 4 महीने के बाद आई है कि मैं काफी ठीक हूं, यानी 15/9/2012। ये सब वीडियो मेरे पास हैं। उसके बाद 31/10/12 को बताने आई है, अब तो लगभग मैं ठीक ही हो गई हूं, गांठ खत्म हो गई है। यानी हमने पहले दिन इसको जो दी थी कैलकेरिया का 30, वो धीरे 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 करके उसको गांठ भी डिसॉल्व कर लिया, यानी उसने काम करना उसी दिन शुरू कर दिया था। और बाकी तो वाइटल फोर्स जब हार्मोनी में आ गया तो उसने आगे का काम किया है। पर अभी मैं देखता हूं लोगों को, वीडियो देखता हूं लोगों के, तो वो कहते हैं भाई ये जो गांठ है तो इसमें जलन हो रही है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप इसको ज्यादा दवाइयां दो, या ये गांठ तो एक दवाई से घुलेगी नहीं। अब 30 पोटेंसी है, उसको तो आप दिन में 3 बार खिला सकते हो, कुछ कहते हैं हफ्ते में 1 बार खिला सकते हो। कोई लॉजिक नहीं है कि आप 3 बार खिला सकते हो, या हफ्ते में 1 बार खिला सकते हो, या दिन में 20 बार दे सकते हो। कुछ लॉजिक नहीं है। होम्योपैथी का रूल है कि जब तक एक मेडिसिन, बल्कि एक पोटेंसी काम कर रही है, तब तक हमें उसको रिपीट नहीं करना। ये नियम है। इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 10 दिन में देनी है, 2 दिन में देनी है, 2 साल में देनी है। जब तक काम कर रही है जब तक नहीं देनी है। यानी अगर वो काम अगले दिन ही आपको लगे इसने काम करना बंद कर दिया तो अगले दिन ही दे देनी है। अगर आपको लगे 6 महीने बाद भी कि अभी इसकी रिकवरी धीरे 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 हो रही है, फिर भी नहीं देनी। साल भर बाद भी अगर लगे कि अभी इसको सेल्फ हीलिंग चल रही है, तब भी नहीं देनी। तो नियम ये है। तो इसलिए इस किस्म का हैफेजर्ड रेपिटेशन कि 30 पोटेंशियम इतने दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, ये तो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसको जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। ये तो एक्यूट रेमेडी है, इसको तो बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे बेलाडोना एकोनाइट को। तो ऐसा नियम नहीं है, ये हमारी नासमझी है। अगर हम कैंट साहब को मानते हैं तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि जब तक एक दवाई की पोटेंसी पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब तक आप अगली पोटेंसी पे ना जाओ। जब तक दवाई का असर मरीज पे चल रहा है, जब तक आप उसको रिपीट ना करो।
तो बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन है, पर उधर हम देखते नहीं है। तो फिर ये फ्रीक्वेंट रिपीटिशन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? ये इसलिए पड़ती है, आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत है। फिर आप कभी 30 में जाते हो, कभी फिर LML पोटेंसी में जाते हो, कभी बायोकेमिक में जाते हो, कभी हायर जाके फिर लोअर पे आते हो। ये सब इसलिए, फिर उससे मरीज सही होता है, ये मैं मानता हूं, मैंने देखा है बहुतों को सही होते हुए। पर अगर आपकी दवाई ये ना हो कि दूसरी होती जो प्रॉपर सिमिलिबम था, तो फिर आपको ये सारा नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो खुद को सुधारो, खुद के ज्ञान को सुधारो, ना कि तुक्केबाजी चलाओ। धन्यवाद।